नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत, BND राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा द्वारा BA तृतीय वर्ष संस्कृत की इस कक्षा में इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्य के 6ठे सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। इंदुमती स्वयंवर वर्णन नामक इस सर्ग में इंदुमती को उसकी प्रतिहारी या द्वारपालिका सुनंदा द्वारा स्वयंवर में आए हुए राजाओं का परिचय दिया जा रहा है। इस परिचय प्रसंग में सर्वप्रथम सुनंदा ने यथा नाम तथा गुण वाले मगध नरेश परंतप के गुणों का वर्णन इंदुमती के समक्ष किया। इसी क्रम में सुनंदा द्वारा मगधेश्वर के साथ विवाह का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है। इस पद्य में दर्शनीय है। अनेन चेदिच्छसि गृह्यमाणं पाणिं वरेण्येन कुरु प्रवेशे प्रासादवातायन संश्रितानां नेत्रोत्सवं पुष्पपुराङ्गनानां। वरेण्येन अनेन गृह्यमाणां पाणिम् इच्छसि चेत् प्रवेशे प्रासादवातायन संश्रितानां पुष्पपुराङ्गनानां नेत्रोत्सवं कुरु। वरण्येन वरण करने योग्य, श्रेष्ठ, अनेन इस राजा परंतप के द्वारा, गृह्यमाणं पाणिम इच्छसि यदि पाणि ग्रहण को स्वीकार करती हो, पाणि ग्रहण की इच्छा करती हो, विवाह की इच्छा करती हो, तदा तो प्रवेशे प्रवेश काल में इस मगध नरेश से विवाह करने के उपरांत इसकी राजधानी में प्रवेश करते समय प्रासाद वातायन संश्रितानाम राजभवन के वातायन गवाक्षों पर, खिड़कियों पर संश्रितानाम बैठी हुई पुष्पपुर अंगनानाम। पुष्पपुर मगध देश की राजधानी का नाम है, जिसका अन्य प्रसिद्ध नाम पाटलिपुत्र भी है। पुष्पपुर या पाटलिपुत्र की अंगनानाम स्त्रियों की, रमणियों की, नेत्रोत्सवम आँखों का उत्सव कुरु बन जाओ या उन्हें दर्शन देकर के प्रसन्न करो। सुनंदा के कहने का अभिप्राय ये है कि यदि वरण करने योग्य राजा परंतप के साथ पाणिग्रहण करने की इंदुमती की इच्छा हो, तो वह राजभवन के झरोखों या अट्टालिकाओं में बैठी हुई पुष्पपुर की सुंदरियों के नेत्रों को अपने सौंदर्य से आनंदित करने वाली बन जाएगी। उन सुंदरियों के द्वारा भी वह दर्शनीय हो जाएगी। यह आशय सुनंदा द्वारा अभिव्यक्त किया जा रहा है। यहाँ पर उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। प्रासाद वातायन संश्रितानां, प्रासादानां वातायनानि, प्रासाद वातायनानि, तेषु संश्रिताः प्रासाद वातायन संश्रिताः तेषां। यहाँ षष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग किया गया है। जो अलंकार यहाँ प्रयुक्त है वो है काव्यलिंग अलंकार। सुनंदा द्वारा प्रस्तुत इस विवाह प्रस्ताव का प्रत्युत्तर इंदुमती के द्वारा किस रूप में दिया जा रहा है, वह स्वीकार कर रही है या नहीं कर रही है इस प्रस्ताव को, यह अगले पद्य में वर्णित है। एवं तयोक्तं तमवेक्ष्य किंचित विसृंसि दूर्वांक मधुकमाला ऋजुप्रणाम क्रियैव तन्वी प्रत्यादिदेशेनम अभाषमाणा। अन्वय है तया एवं उक्ते किंचित विसृंसि दूर्वांक मधुकमाला तन्वी तमवेक्ष्य एनम अभाषमाणा ऋजु प्रणाम क्रियया एव प्रत्यादिदेश। तया उस सुनंदा द्वारा एनम एवं इस प्रकार से उक्ते कहने पर, इस प्रकार का कथन करने पर, किंचित विसृंसि दूर्वांक मधुकमाला, किंचित कुछ, विसृंसि विसृस्त हुई, खिसकी हुई, पीछे की ओर हटा दी गई, दूर्वांक दूर्वा से युक्त, दूब से युक्त,
मधुक महुए के पुष्प की माला वाली उस तन्वी ने, उस कृशांगी सुकुमारी राजकुमारी इंदुमती ने तम अवेक्ष्य उस राजा परंतप को देखकर एनम अभाषमाणा, उससे कुछ बिना कहे ही, कुछ संभाषण किए बिना ही, ऋजुक प्रणाम क्रियया, साधारण प्रणाम क्रिया द्वारा ही मानो प्रत्यादिदेश, उसका प्रत्याख्यान कर दिया, उसके स्वयंवरण को अस्वीकार कर दिया। राजा परंतप के साथ पाणिग्रहण के प्रस्ताव को सुनंदा से सुनकर राजकुमारी इंदुमती ने उस राजा को देखकर, परंतप को देखकर, अपने हाथ में विद्यमान दूब में गुथी हुई महुए के फूलों की माला को अग्रहस्त से कुछ पीछे खिसका करके, विसृंसित करके, कुछ भी कहे बिना, केवल एक साधारण से सीधे से नमस्कार के द्वारा ही मानो उसे वरण न करने का संकेत दे दिया। सारे मगधेश्वर के समस्त गुणों को सुनकर के भी इंदुमती उसके प्रति उससे विवाह करने के प्रति उत्सुक नहीं हुई, और इसके लिए उसने बिना कुछ कहे ही केवल एक साधारण प्रणाम क्रिया के द्वारा अपने इस विचार को अभिव्यक्त कर दिया कि वह उससे विवाह करने की इच्छुक नहीं है और वह आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो गई। यहाँ कतिपय विद्वानों के द्वारा ऋजुक प्रणाम क्रियया एव में एव शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार का बोधक माना गया है। जो छंद यहाँ प्रयुक्त है वो है उपजाति छंद। मगधराज का वरण करने में इंदुमती की अनिच्छा को समझकर सुनंदा उसे वहाँ से हटाकर अगले राजा के समक्ष ले जाती है। ताम सैव वेत्र ग्रहणे नियुक्ता राजांतरम राजसुताम निनाय समीरणुत्थेव तरंगलेखा पद्मांतरम मानस राजहंसीम। वेत्र ग्रहणे नियुक्ता स एव ताम राजसुताम तरंगलेखा समीरणुत्था मानस राजहंसीम पद्मांतरम इव राजांतरम निनाय। वेत्र ग्रहणे नियुक्ता, वेत्र बेंत को ग्रहण धारण करने में नियुक्त की गई वेत्रवती या प्रतिहारी या द्वारपालिका के रूप में नियुक्त की गई सुनंदा ने, वह सुनंदा ही ताम राजसुताम, उस राजकुमारी इंदुमती को समीरणोत्था, वायु द्वारा उठाई गई तरंग लेखा, लहरों की पंक्ति के मानस राजहंसीम, मानसरोवर की हंसी को पद्मांतरम, दूसरे कमल की ओर ले जाई जाती हुई, उसके समान राजांतरम, अन्य राजा के पास में, अन्य राजा के समक्ष निनाय ले गई। यहाँ कवि का अभिप्राय ये है कि जिस प्रकार से वायु से उठी हुई तरंगों की पंक्ति मानसरोवर में विचरण करती हुई राजहंसिनी को एक कमल से दूसरे कमल तक पहुँचा देती है, उसी प्रकार उस द्वारपालिका सुनंदा ने राजकुमारी इंदुमती को एक राजा के पास से दूसरे राजा के पास पहुंचा दिया, अर्थात मगधेश्वर को छोड़ करके उसे अन्य राजा के पास ले जा करके समुपस्थित कर दिया। जैसे मानसरोवर में विचरण करते हुए हंसिनी बिना किसी प्रयास के ही अपने आप ही लहरों के प्रवाह से ही एक कमल से दूसरे कमल तक सहज भाव से बढ़ जाती है, उसी सहज भाव से सुनंदा एक राजा के पास से, मगध नरेश के पास से इंदुमती को अन्य राजा के पास तक लेकर चली गई। यहाँ कालिदास द्वारा पूर्णोपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। उपमा अलंकार है जिसके सभी अंग
यहाँ पर विद्यमान है उपमान, उपमेय, सामान्य धर्म और सादृश्य मूलक शब्द, उपमा बोधक शब्द, ये सभी अंक यहाँ पर विद्यमान हैं, इसलिए यहाँ पूर्णोपमा अलंकार माना गया है। यहाँ इंदुमती को, राजसुता को मानस राजहंसी की उपमा दी जा रही है, सुनंदा को तरंग लेखा की उपमा दी जा रही है और राजांतरम को पद्मांतरम की, राजाओं को कमल की उपमा दी जा रही है। यहाँ जो छंद प्रयुक्त किया गया है वो है उपजाति छंद। इस प्रकार से सुनंदा ने इंदुमती के बिना कुछ कहे ही उसके मनोभाव को समझ लिया। वह अपने इस कार्य में चतुर है, दक्ष है, इसलिए अधिक कहने की आवश्यकता न पड़ी और संकेत से ही उसने समझ लिया कि इंदुमती इस राजा का वरण नहीं करना चाहती है और वह उसे अन्य राजा के समक्ष ले गई। आज की कक्षा में विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।